नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं बीएसएससी का सीजीएल का जो सचिवालय सहायक है, सीजीएल का पीटी का एग्जाम का। ये हम लिए हुए हैं रुक्मिणी से, ठीक है। तहसीज आपको बताते हैं। तो आज हम करने वाले हैं इनको। इससे पहले हम लोगों ने 14 सेट ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, जो कि चैनल पर अपलोडेड है। आई होप एक बार जाके आप लोग देख लीजिए। जिन लोगों ने नहीं देखा है ज़रूर से ज़रूर जाके देखें, क्योंकि हम वन ऑफ द बेस्ट कहने का मतलब अच्छे से, इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किए हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 तरीके से हम आंसर देने का कोशिश किए। ये आज 15वां क्वेश्चन 15 सेट है। आई होप ये भी आपको पसंद आएगा। चलिए बिना बात की देर के हम लोग करते हैं बीएसएससी सीजीएल पीटी के एग्जाम का प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, पहला, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में, क्या है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था। क्या पूछा है इसमें, पहला सेनानायक कौन था, तो कौन था, कैप्टन डैनवर था। पहला सेनानायक कौन था, कुंवर सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाला कैप्टन डैनवर था। लेकिन अब देखिए, ये तो आंसर मिल गया आपको, कैप्टन डैनवर। अब देखिए क्या होता, सबसे पहले बार कैप्टन ली ग्रांट, कुंवर सिंह ने हराया किसको था, तो कैप्टन ली ग्रांट को हराया था, ठीक है, युद्ध में, ठीक है। और चलिए इसके बाद विक्रम कुंवर सिंह के मरने के बाद जो उनके भाई थे अमर सिंह, वो भी काफ़ी दिन तक संघर्ष किए अंग्रेजों के साथ 1857 के युद्ध में। तो उस युद्ध को, उस संग्राम में, या कहने के मतलब एक तरीके से समझिए, उस युद्ध को ख़त्म कहाँ से, मतलब दबाया किन्होंने, तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने। याद रखिएगा, विद्रोह को दबाने का काम किसने किया अंग्रेजों का, तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने। हम जो जो बात बोलते जा रहे हैं आप केवल माइंड में याद करते चलिए, या कहने का मतलब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैप्टन डनवर था जो, जिन्होंने क्या था, अंग्रेजों का नेतृत्व करना, पहला सेनानायक था, ठीक है। लेकिन कैप्टन ली ग्रांट को कुंवर सिंह ने युद्ध में हराया था 1857 के युद्ध में, ठीक है, ये याद रखा। और विलियम टेलर और विंसेंट आयर जो युद्ध के 1857 के विद्रोह को दबाने का काम किए थे, ये, ठीक है। ये कहाँ पे, आरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला, क्वेश्चन देखिए क्या है, महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा, सबसे कम, तो कौन सा है, सहरसा, ठीक है, सहरसा सबसे कम है। अब इसके बाद यदि सहरसा, तो दूसरा पे कौन था, सहरसा के बाद दूसरा पे है सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, मधेपुरा। तीसरा कौन सा है, तीसरा है पूर्णिया, याद रखिएगा, कौन सा है, पूर्णिया तीसरा जिला है जहाँ महिला साक्षरता सबसे कम। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सहरसा में महिला साक्षरता सबसे कम। ये तो हो गया इतना। अब दूसरा बात, यदि सबसे कम महिला साक्षरता वाला, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन है, तो रोहतास, याद रखिएगा, रोहतास सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला, महिला साक्षरता वाला जिला है। ये चीज़ है। यहाँ पे शब्द है बिहार का, तो बिहार में सबसे, कहने का मतलब बिहार की साक्षरता दर है कितनी, तो 61.8%, याद रखिएगा। टोटल बिहार का ओवरऑल देखा जाए तो साक्षरता दर 61.8% है, ठीक है। यदि पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए तो पुरुष 71.2% है, 71%। और बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, 51.5%, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक है, बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक है, तो कौन सा है, हाजीपुर से मुसरीघरारी, याद रखिएगा, कौन सा, राजमार्ग संख्या 103, राजमार्ग संख्या 103 हाजीपुर से मुसरीघरारी। और सब कौन कौन, छपरा गोपालगंज कौन से राजमार्ग संख्या पे है, तो राजमार्ग संख्या याद रखिएगा कितना, 85, ठीक है। दरभंगा जयनगर कौन से राजमार्ग संख्या पे है, तो याद रखिएगा 105, कितना है, 105। पटना डोभी कौन से राजमार्ग पे है, तो 83 पे है, ठीक है। ये तो हो गए बिहार में। और कुछ कोई क्वेश्चन पूछता है कभी कभी बिहार में, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, राजमार्ग संख्या 28A, ये कहाँ से कहाँ तक, पिपरा से रक्सौल का है, याद रखिएगा, 28 पिपरा से रक्सौल का, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछता है, छपरा मुजफ्फरपुर कौन से राजमार्ग संख्या पे है, तो छपरा मुजफ्फरपुर कौन सा, तो छपरा मुजफ्फरपुर 102 राजमार्ग संख्या, ठीक है। ये राजमार्ग से जुड़े हुए लगभग जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे बिहार सा, वो हम ऑलरेडी बता दिया आपको। चलिए, यह एक गर्म धारा, क्या है, ये गर्म धारा, इसमें से गर्म धारा कौन सी है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है ना, एक गर्म जल धारा है, ठीक है, कौन सा, तो गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम है किस महासागर में,
तो गल्फ स्ट्रीम है अटलांटिक महासागर में, याद रखिएगा। कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में। ये तो गर्म है, बाकी तीनों क्या? ठंडी जलधारा। हम्बोल्ट जलधारा कहाँ पे? तो हम्बोल्ट जलधारा को हम लोग पेरुवियन जलधारा भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा? पेरुवियन जलधारा। ये प्रशांत महासागर में, ठीक है, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में है ये। दूसरा, अब क्या है, बगल में एक और ऑप्शन है आपको दिया हुआ, कैनारी। क्या दिया हुआ है? कैनारी। कैनारी अटलांटिक महासागर में, इसको याद रखिएगा। ओयासियो, ओयासियो को क्यूराइल धारा भी बोलते हैं। ओयासियो को क्या बोलते हैं? क्यूराइल धारा भी बोलते हैं। ये भी प्रशांत महासागर में। कैनारी अटलांटिक महासागर में, याद रखिएगा, ये अटलांटिक में है। बाकी ये प्रशांत, ये प्रशांत, ठीक है, और ये अटलांटिक, ये दोनों कैनारी और गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक में। लेकिन गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, लेकिन कैनारी एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है? तो किस क्षेत्र की, कहाँ की थी ये प्रभावती देवी? तो प्रभावती देवी कहाँ की स्वतंत्रता संग्राम? तो पटना की थी। ठीक है, और प्रभावती देवी का नाम और भी याद रखना जरूरी बन जाता आपके लिए, क्योंकि ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। कौन? प्रभावती देवी। चलिए, बिहार के पक्षी विहार, बिहार के पक्षी विहार में कौन सुमेलित? पूछ रहा है, नहीं है, सुमेलित नहीं है। नागा पक्षी विहार जमुई, एकदम सही है, ये जमुई में ही है। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार, एकदम सही बात है, कटिहार में ही है। ठीक है, कांवर पक्षी विहार, कांवर पक्षी विहार छपरा, ये छपरा में नहीं है, छपरा में, ये कहाँ पे? बेगूसराय में। ठीक है, बेगूसराय में है। ठीक है, तो ये और बेगूसराय में। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा, हाँ ये भी सही है। तो कौन सा मैच नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, कांवर पक्षी विहार जो बेगूसराय में है, ये जो है ना बिहार की एकमात्र रामसर साइट है। ठीक है, एकमात्र रामसर साइट है। चलिए, भारत छोड़ो संकल्प को, क्या है? भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को किस अधिवेशन में आयोजित किया था? तो किस अधिवेशन में आयोजित किया गया था? क्या? भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए। तो किस अधिवेशन में? तो बॉम्बे अधिवेशन में। अच्छा, बॉम्बे अधिवेशन के कब? 1942 वाले में। ठीक है, याद रखिएगा, 1942 में। ठीक है, चलिए, लता मंगेशकर सम्मान, क्या है? लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया? तो किस राज्य द्वारा लता मंगेशकर सम्मान आरंभ किया? तो मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश के कब? 1984 में, याद रखिएगा, 1984 ईस्वी में। ठीक है, ये लता मंगेशकर सम्मान स्टार्ट किया गया था। चलिए, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है, उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें क्या होना चाहिए? जिसमें व्यक्तिगत सत्ता का अभाव होता है, एकदम सही बात है। संवैधानिक सरकार होती है, सही बात है। विधि का शासन होता है, सही है। कानूनी तो उपरोक्त में से सभी सही है। ठीक है, चलिए, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। योजना अवकाश कब से कब तक रहा था? 1966 से 69। ठीक है, पहला योजना अवकाश था। तो ये कब? अब पूछता है योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद भी थी? तो याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब से थी? थर्ड पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा, 1961 से 66 तक रहा है। कौन? थर्ड पंचवर्षीय योजना। ठीक है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। चलिए, मिट्टी से ईंट बनाने की, क्या है? मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो द्वितीय क्षेत्र का नहीं, मिट्टी से ईंट बोल रहा है। ठीक है, मिट्टी से द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर, क्या है? शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो सबसे छोटा स्तर कौन सा है? तो ग्राम सभा सबसे छोटा स्तर, उसके बाद पंचायत समिति है। ठीक है, उसके बाद जिला परिषद है। तो 3, 1, 2 कौन सा है? तो बी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का क्या करता है? प्रतिरोध करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद कौन सा करता है? अनुच्छेद 15 करता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में दे रखा है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 किस चीज़ के लिए बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 5 बताता है कि कौन नागरिक होगा। ठीक है, अनुच्छेद 5 क्या बताता है? तो अनुच्छेद 5 बताता है कि कौन नागरिक होगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या बताता है? अनुच्छेद 1 क्या बताता है? तो अनुच्छेद 1 बताता है भारत राज्यों का संघ। ठीक है, और अनुच्छेद 20 क्या बताता है? अनुच्छेद 20 बताता है अपराधों के लिए सजा का प्रावधान क्या होगा। ठीक है, जो भी कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान होगा, ये अनुच्छेद 20 बताता है। तो हो गया। चलिए, किस वर्ष में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? तो कौन से वर्ष हुआ था सूरत विभाजन? तो 1907 ईस्वी में। और 1907 ईस्वी में जब आईएनसी के में सूरत विभाजन था, तो इस समय इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी बोस कर रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब 1904 में कहाँ हुआ था आईएनसी का अध्यक्षता? तो आईएनसी का अध्यक्षता हुआ था मुंबई में, और यहाँ पे इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? हेनरी कॉटन किए थे, याद रखिएगा। 1910 इसमें कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था 1910 में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? विलियम किए थे, विलियम वेदरबर्न किए थे, विलियम वेदरबर्न। और 1919 इसमें कहाँ पे हुआ था? तो 1919 इसमें दिल्ली में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय जी किए थे। ये पूरा देखिए, आईएनसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कम से कम आप उसको एक बार देख जरूर लीजिए। ठीक है, चलिए। मैं एक समाजवादी हूँ, समाजवादी और गणतंत्रवादी क्या है? समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, और मुझे राजा और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है किससे? तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, किसमें कब कहा था? तो 1936 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में। 1900 कब? 1936 में लखनऊ में क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे आईएनसी की। ठीक है, उसी में बोले थे कौन? जवाहरलाल नेहरू बोले थे। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति क्या लिखा हुआ है? सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। तेजस क्या है? तेजस क्या है? तो तेजस जो है ना, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, चलिए, ए ऑप्शन। वर्षा मानचित्र याद रखिए, कौन सा है क्वेश्चन? क्या है? वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र, वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियाँ प्रदान करने वाले मानचित्र को कौन सा मानचित्र कहलाते हैं? तो कौन सा मानचित्र कहलाता है ये? तो विषय परक मानचित्र कहलाता है। नाबार्ड ने, अगला क्वेश्चन, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की? तो जीवा की शुरुआत की। अब सबसे पहली बात जानिए, तो नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता क्या? तो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी आपको फुल फॉर्म, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा। सब इसका नाबार्ड का नेशनल बैंक और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब ये होता क्या है? कृषि एवं ग्रामीण विकास की वित्तीय संस्था है कौन? नाबार्ड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में, याद रखिए। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए। सर्किट मुद्दा भारत और डैश के बीच, भारत और किसके बीच में सर्किट का मुद्दा? भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब ये सर्किट मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत जो है ना, भारत से जो सटा हुआ, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध प्रांत और इंडिया का कच्छ की रण, याद रखिए, कच्छ का रण जो इंडिया का है ना, इसके बीच में जो है ना, क्या है? सर्किट का मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, चलिए, सर्किट का मुद्दा, चलिए, पाकिस्तान का सिंध प्रांत और भारत का कच्छ का रण। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो सॉरी, ये कहाँ लगा रहे हैं? ये किसके साथ लगाती है? तो श्रीलंका के साथ। ठीक है, तो इंडिया के नीचे साउथ में जो श्रीलंका है, वहीं पे मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, चलिए। सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत, सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा कब करती है? तो कब करती है? फसलों की बुआई से पहले कर देती है, जिसको आप एमएसपी बोलते हो ना, वही मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये फसलों की बुआई से पहले सरकार घोषणा कर देती है। चलिए, कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि, कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो किस आर्थिक गतिविधि? तो कपास की खेती प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? तो किस टाइप में? तो लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक मतलब जनता का जहाँ शासन होगा वहाँ पे सरकार नियम में उठाए कदमों का आधार जो है ना, लोगों को बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये होगा। चलिए, नेक्स्ट। आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? तो किस फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए? तो कौन सा? फॉर्म 6B को प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारा फॉर्म दिया हुआ है, तो इसमें से कौन कौन से फॉर्म से क्या क्या जुड़ा हुआ है? फॉर्म 6 किससे जुड़ा हुआ है? तो फॉर्म 6 से होता है कि अब नया वोटर कार्ड आपको बनवाना है, तो फॉर्म 6 लेते हैं उसमें। फॉर्म 8 किससे लेते हैं? तो फॉर्म 8 लेते हैं मतदाता सूची में संशोधन करने के लिए, फॉर्म 8 का इस्तेमाल होता है। और फॉर्म 7 का इस्तेमाल किस में होता है? किसी नाम को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए फॉर्म 7 का लेते इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए। अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था? जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था, कौन सा एक्ट था?
तो कौन सा एक्ट था वो? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। ये आया कब था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो आपको पता होता कब? 1878 में, याद रखिएगा। 1878 ईस्वी में अंग्रेजों ने लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो समाचार पत्रों पर क्या था, तो एक तरीके से बोलिए तो मुंह बंद चुप कराने के लिए गया था। और कौन लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो लाया था लॉर्ड लिटन, याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन साहब लाए थे। लॉर्ड लिटन साहब लाए थे क्या? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में, ठीक है। और इसको, ये तो आंसर हो गया आपका, लेकिन और इससे जुड़ा हुआ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया कब गया था? तो हटाया गया था, याद रखिएगा, 1882 ईस्वी में। अब कौन हटाए थे? ये बात है, ये तो लिटन साहब तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए थे, और रिपन साहब, याद रखिएगा, दोनों के नाम में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, रो का अंतर है, टो का। तो रिपन साहब हटाए थे 1800 कब? 1882 ईस्वी में, ठीक है। इस चीज़ को याद, रेगुलेटरी एक्ट के बारे में पूछता है, कब आया था? 73 में। इल्बर्ट बिल कब आया था? तो इल्बर्ट बिल आया था 1883 ईस्वी में। आर्म्स एक्ट कब आया था? तो आर्म्स एक्ट के बारे में पता रखिए, 1878 ईस्वी में ही आया था। चलिए, अब हो गया लगभग इनसे जुड़ा हुआ सारा क्वेश्चन। चलिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पाकिस्तान था? तो ये तो आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा, कौन सा था? बांग्लादेश। और बांग्लादेश बना कब था? 1971 में, ठीक है, मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, ठीक है। ईरान की मुद्रा क्या है? अब ईरान की मुद्रा क्या है ऑप्शन में? ईरान की मुद्रा क्या है इसमें? ईरान की मुद्रा रियाल है। दिनार किसकी मुद्रा है? तो दिनार की मुद्रा आपको पता होगा कुवैत की है। रूबल रसिया की है। रानम्बी, रानम्बी ये क्या है? रानम्बी और जो बोलते हो ना युआन, ये दोनों चाइना की है, ठीक है। चलिए, भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? भौम स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है इसमें? तो भूजल कहलाता है, ठीक है। चलिए, किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है? ब्लैक पगोडा, ठीक है, नाम से जानता है। कौन सा? तो सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता है। नरसिंह देव ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव, नरसिंह देव ने बनवाया था। याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है नरसिंह देव में। और याद रखिएगा, नरसिंह देव का बनाया गया सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यूनेस्को हेरिटेज साइट में ये शामिल है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिए, यूनेस्को हेरिटेज साइट में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि नरसिंह देव ने बनवाया था, ठीक है। चलिए, विषुवत ब्रिज से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? सभी समांतर वृत्तों को क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी है ना गोल, ठीक है, ये जो आप देखते हो ना ऐसे करके लाइन जो खींची रहती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऐसे करके जो आता है, इसको देशांतर बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, इस चीज़ को याद रखिए। चलिए, हाँ, याद रखिएगा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होती है? 111 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। मतलब 1 डिग्री अक्षांश मतलब 111 किलोमीटर, मतलब दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या थी? 111 किलोमीटर। रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के बारे में, ये भारत की प्रथम महिला शासिका थी, ठीक है। और ये रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब से था? 1236 से लेकर के 1236 से लेकर के 1240 तक रजिया सुल्तान का शासन था। इस चीज़ को याद रखिएगा। रजिया सुल्तान कौन से वंश की थी? तो गुलाम वंश की। गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था? 1206 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी साहब थे, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शन में दिए ये सब फेमस चेहरे हैं। मनमोहन सिंह, आपको ही पता, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, ठीक है। आप मनमोहन सिंह की पुस्तक का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। हम बताते जा रहे हैं, नाम लिखते चलिए। मनमोहन सिंह की पुस्तक का नाम चेंजिंग इंडिया। और दूसरा बुक का नाम क्या है? टू द नेशन फॉर द नेशन। मनमोहन सिंह का बहुत फेमस पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या सब? मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं और संकल्प काल, ये अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी हुई किताब। और जवाहरलाल नेहरू का तो बहुत फेमस किताब एक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इन सब चीज़ों को जो आपको बताते हैं तो सुनते चलिए, ध्यान में याद रखते चलिए, ठीक है। चलिए, 1924 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज, क्या शब्द है? स्वराज को अपनाया गया। तो कब? इसके अध्यक्ष कौन थे? 1926 में। INC के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, याद रखिए। अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी कब बने थे INC के अध्यक्ष? ये भी याद रख लीजिए। कब बने थे? 2 बार बने थे, 1895 और 1902 ईस्वी में। 1895 में पुणे में, 1902 में अहमदाबाद में। रास बिहारी बोस कब बने थे? तो ये बने थे कब? 1907 और 1908 में। सूरत और मद्रास दोनों जगह बने थे। बिपिन चंद्रपाल, इसको बंगाल का टाइगर बोला जाता है, ठीक है। चलिए, बंगाल का शेर।
अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किस वर्ष चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? तो कौन से वर्ष? तो 2000 कितना 2023 में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? क्षिप्रा नदी कौन से नदी से मिलती है? तो आपको पता हो तो क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? तो क्षिप्रा नदी मिलती है मतलब उसमें जाके गिरती है, तो किस में? चंबल नदी में। ठीक है, और याद रखिए चंबल नदी किस में जाके मिल जाती है? फिर चंबल नदी चली जाती है, ये नदी चली जाती है किस में? यमुना में। और यमुना नदी आगे चल के कहाँ मिल जाती है? तो ये गंगा में चली जाती है। याद रखिएगा, क्षिप्रा नदी चंबल नदी में, चंबल नदी यमुना नदी, यमुना नदी गंगा नदी में। ठीक है, इतनी बात पता चल गई। अब इसमें क्या है ना, क्षिप्रा नदी पे याद रखिएगा कि ये कुंभ मेला भी यहीं पे लगता है। क्षिप्रा नदी किनारे भी कुंभ मेला लगता है। और दूसरी बात, क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा फेमस शहर है? तो उज्जैन। और उज्जैन किस चीज़ के लिए फेमस जाना जाता है? तो महाकालेश्वर मंदिर। तो कहाँ बोला जाए तो महाकालेश्वर मंदिर किस नदी? क्षिप्रा नदी के किनारे, जो कि उज्जैन शहर में। ठीक है, चलिए किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल के 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो कौन जीता? तो निखत जरीन ने जीता। याद रखिएगा, बहुत फेमस चर्चित है आजकल। अब इसमें देखिए ये सब के सब इसमें क्या बोला? भारतीय महिला मुक्केबाज। लवलीना बोरगोहेन क्या है? ये भी बॉक्सर है। पूजा रानी भी बॉक्सर है। मेरी कॉम भी बॉक्सर है। निखत जरीन तो है ही पहले से बॉक्सर। ठीक है, ये सब के सब ऑप्शन क्या है इसमें? बॉक्सर का दिया हुआ ऑप्शन। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुई? तो किस संस्था की स्थापना? तो ग्राम कचहरी की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए सुमेलित करने बोल रहा है, तो सुमेलित करने बोल रहा है तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तो पहली बात संगीतकार है, दूसरा वाद्ययंत्र है। तो पन्नालाल घोष किस चीज़ के लिए फेमस है? तो पन्नालाल घोष बांसुरी बजाने के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए? तो बांसुरी बजाने के लिए फेमस। तो एक का 4 हो गया। पालधार रघु किस चीज़ के लिए फेमस है? तो मृदंग बजाने के लिए। ठीक है, लतीफ़ खां किस चीज़ के लिए फेमस है? तो लतीफ़ खां तबला बजाने के लिए फेमस है। और एस बालचंदर किसके लिए फेमस है? तो बीना बजाने के लिए। तो पहला का ऑप्शन हो गया 4 4 3 2 1 4 3 2 1, ये ऑप्शन कौन सा हो गया? तो ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे एक ऑप्शन बच गया, शहनाई के लिए कौन फेमस है? आपको पता हो तो बहुत फेमस है शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खान। कौन है? बिस्मिल्लाह खान, आपको पता हो। बिस्मिल्लाह खान को 2001 ईस्वी में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए म्यांमार कब आज़ाद हुआ? तो क्वेश्चन में म्यांमार कब आज़ाद हुआ? तो कब हुआ? तो 4 जनवरी 1948 ईस्वी को म्यांमार आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑप्शन देखिए, बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना कौन सा है? मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? क्या बोल रहा है? ये गलत ढूंढने बोल रहा है। राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल है, सही बात है। यह उसी वृद्धजन को दे है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, सही बात है। जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है उसी को पैसा मिलता है। इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 रुपये मासिक पेंशन दिया जाता है। नहीं, 80 वर्ष से अधिक बोल रहा है। क्या है? 80 वर्ष से अधिक। तो 80 वर्ष से अधिक जो होता है उसको 500 रुपया, 80 वर्ष से अधिक तो वाले को 500 रुपया मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है 400, तो कौन सा हो गया? गलत बोल रहा है ना, तो ऑप्शन सी ही हो गया यहाँ पे। ठीक है, और 60 से 79 साल तक रहता है ना तो उसको मिलता है 400 रुपया। ठीक है, और जैसे ही 80 वर्ष से अधिक हो जाता है तो उसको मिलता है 500 रुपया मंथली। ठीक है, और इसमें लास्ट ऑप्शन क्या है? इस राज्य के लगभग 29 लाख वृद्धजन शामिल है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर, जो कि गलत है। शेरशाह का कौन पिता? शेरशाह के पिता हसन खान किसके जागीरदार थे? तो कहाँ के जागीरदार थे शेरशाह के पिता? तो कहाँ के थे ये? तो आपको पता हो तो कहाँ के थे? ये सासाराम के थे। ठीक है, ये दें। और ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान, याद रखिएगा। चलिए भारत के किस रेलवे स्टेशन से में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा भारत के किस रेलवे स्टेशन पे है? तो हावड़ा में सबसे ज़्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, पहली भारतीय मुख्य फिल्म कौन सी थी? पहली भारतीय मुख्य फिल्म बोल रही है, तो मुख्य फिल्म कौन सी थी भारत की पहली? तो कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, मुख्य फिल्म। इसको बनाया कौन था? तो मुख्य फिल्म राजा दादा साहब फाल्के, उसी के नाम पे दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है। तो किसने बनाया था? तो दादा साहब फाल्के। कब बनाया था? तो 1913 ईस्वी में यह मूवी आई थी। अब बोलती फिल्म कौन थी? तो बोलती फिल्म थी कौन सी? भारत की पहली आलमारा। ये कब आई थी? 1931 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? कहाँ पे? उद्यम बोल रहा मणिपुर में स्थित है। तो कौन सा? केबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो मणिपुर में। अब इसमें से ऑप्शन में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान एमपी मध्य प्रदेश में, ठीक है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में, ठीक है। और बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है? बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो कि वेस्ट चंपारण में। ये सब चीज़ जितनी भी आपको एक्स्ट्रा बताते जा रही है, ये आपके याद रखना, माइंड में सुनना है ध्यान से, ताकि आप जहाँ एग्जाम में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं से आपके ऑप्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जानता है? क्या बोला था? पर्ल सिटी के नाम से कौन जानता है? पर्ल सिटी के नाम से जानता है हैदराबाद। और इसमें ऑप्शन में एक है कोच्चि। कोच्चि किस नाम से जानता था? पूर्व का वेनिस बोला जाता है। पूर्व का वेनिस के नाम से कोच्चि को जानता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा? जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा भारत का? तो कौन सा है? तो भूपेन हजारिका पुल है। कौन सा पुल है? भूपेन हजारिका पुल है। अब भूपेन हजारिका पुल किस नदी पे है? तो लोहित नदी। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के, याद रखिएगा। ये किस पर है? तो लोहित नदी पे। लोहित नदी पे। और लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन? लोहित। और भूपेन हजारिका पुल जो है, इसको एक और नाम से जानता है, ढोला सदिया पुल, ठीक है। ढोला सदिया सेतु के नाम से जानता है। और भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? तो 9.15 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री, क्या बोला था? भगवान शिव की पुत्री बोला था। कौन सी नदी को? तो नर्मदा नदी को, ठीक है। और नर्मदा नदी निकलती कहाँ से? तो अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। और नर्मदा नदी पे कौन कौन सा सरदार सरोवर परियोजना, याद रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे, और साथ साथ में धुआंधार जलप्रपात जो है ना, ये नर्मदा नदी पे बनती है, जबलपुर में, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कब? 1939 ईस्वी में बनाए थे ये फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में अवश्य जानिएगा कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं, 1938 और 1939 ईस्वी में। चलिए, भारत में प्रथम आम चुनाव डैश में आयोजित किए गए थे? प्रथम आम चुनाव कब हुआ था भारत में? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। तो एक्चुअली में भारत में 1951, कब से? 25 अक्टूबर 1951 से, 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चला था भारत में आम चुनाव। तो समझ गए बात को? तो कितना? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था इलेक्शन, ठीक है। चलिए, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? विक्टोरिया मेमोरियल एक्चुअली है कहाँ भारत में? तो कहाँ पे है? तो कोलकाता में, ठीक है। निम्नलिखित में से दो जीव, कौन सा? दो जीव, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, दो जीव कौन सा? प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम से संबंधित कौन सा दो जीव है इसमें? तो फीताकृमि और प्लेनेरिया। तो कौन सा? ऑप्शन बी हो गया। चलिए, चूना पत्थर से संदूषित समान नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधि को अपनाया जाता है? तो कौन सी पृथक्करण विधि को अपनाया जाता है? तो किसको? निस्पंदन और फिर जल मिश्रण का वाष्पीकरण, ठीक है। चलिए, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई क्या है? तो कौन सी इसमें क्या है? तो स्नायु, बोले तो जिसको न्यूरॉन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चालन में माध्यम का कण क्या होता है? तो चालन में माध्यम का कण केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। ऑप्शन ए हो गया। पुरुषों और महिलाओं में स्वरज्जु की लंबाई क्रमशः क्या क्या होती है? तो पुरुष और महिला में स्वरज्जु की लंबाई क्या होती है? तो क्या होती है? तो 20 mm और 15 mm होता है। पुरुष में 20 mm और महिला में 15 mm स्वरज्जु की लंबाई होती है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन सी। एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो द्विखंडन। क्या बोल रहा है? दो समान अनुजात, तो द्विखंडन। चलिए, किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न किसके बराबर होती है? तो किसके बराबर होती है? 1.6 × 10⁻27 किग्रा के बराबर होती है एक परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत किस पर रखा जाना चाहिए? तो किस पर? वस्तु के बहुत निकट रखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी हो गया। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है, क्या बोल रहा है? जब कोई पहाड़ पर चढ़ता है व्यक्ति, तो क्या होता है? पहाड़ पर जब चढ़ता है तो क्या होता है? तो वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है, ठीक है, वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है।
निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? इसमें से क्या पूछ रहा है, रासायनिक परिवर्तन कौन सा है इसमें, तो कौन सा है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। बाकी सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ग्लास के कांच का टूटना, जल में लवण का विघटन, बर्फ का पिघलना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। और प्रकाश का संश्लेषण और कौन कौन सा होता है जो कि रासायनिक परिवर्तन, लोहे का जंग लगना, दूध का दही जमना, मोमबत्ती का जलना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन में आता है। चलिए, कैथोड या एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। कौन सा कथन है जो इसमें सही है, तो पढ़िए। तो इसमें आप पढ़िए, इसमें देखिए क्या होगा, ऑप्शन बी, कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए क्या होते हैं, तो समान होते हैं। ठीक है। चलिए, अम्ल या एसिड, अम्ल एसिड का निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन, क्या बोल रहा है, गलत कथन का चयन करने के लिए इसमें से गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा है, तो अम्ल लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है। चलिए, पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग, पौधे क्या करते हैं, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग डैश को तैयार करने में करते हैं। तो किसको तैयार करने में करते हैं, तो किसको तैयार करने में, तो प्रोटीन को तैयार करने में करते हैं। एक चलती बस को क्या है, एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम पर लाया जाता है। यदि ब्रेक के कारण मंदन, क्या बोल रहा है, मंदन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बस का प्रारंभिक वेग क्या होगा, बस का प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए टी दे रखा है, टी दे रखा है कितना, 10 सेकंड दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, क्या दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है। ठीक है। दूसरा क्या है, उसमें देखा समय के साथ मंदन दे रखा है, मंदन दे रखा है मतलब बोले तो एक्सीलेशन टाइप के इसको बोलते हैं मंदन। तो क्या दे रखा है, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ब्रेक लगाया ना तो इसीलिए -5। इसका फार्मूला कौन सा होगा, आपको फार्मूला बताते हैं, आप देख इस पर आप कर लोगे, v=u+80। ठीक है, u+80। आप इसको, आपको पता है v का मान, ऑलरेडी v का मान 0 है, u निकालना है आपको। ठीक है, ए का मान कितना हुआ, ए का मान -5 और टी का मान क्या हुआ, दिया हुआ टी का मान क्या दिया हुआ, तो टी का मान 10 दिया हुआ। ठीक है, इस पर आप आंसर बना लीजिए। तो क्या आएगा आंसर, तो आप यहीं से कर लो, ये इधर जाएगा, इस साइड जाएगा प्लस में, तो क्या होगा, ये 50 हो जाएगा। कौन सा होगा, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, किस जंतु में पश्चपाद का अवशेष पाया जाता है, किस जंतु में पश्चपाद का अवशेष पाया जाता है, तो किसमें, अजगर में पाया जाता है पश्चपाद का अवशेष। ठीक है, और ये इसको याद रखिएगा, अजगर जो है ना सरीसृप वर्ग का है। ठीक है, सरीसृप वर्ग में आता है अजगर। निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती है, कौन सा इसमें से बीमारी है जो मच्छर से नहीं होता, ऑप्शन देखिए आप लोग, कौन सा है, ऑप्शन पता हो तो देख के ही पता चल गया होगा, कौन सा, घेंगा मच्छरों से नहीं होता, ये क्या होता है, आयोडीन की कमी से होता है। डेंगू ज्वर जन कौन मच्छर के, किस मच्छर के काटने से होता है, एडिज मच्छर के काटने से। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनफ्लीज के मच्छर के काटने से। हाथी पाँव कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है हाथी पाँव। ठीक है। चलिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि क्या, निकेल और पैलाडियम। ठीक है। चलिए, जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किससे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है, तो किसको उत्पादक के स्तर पर रखा, हरे पौधे क्या करते हैं, उत्पादक के स्तर पर होते हैं। ठीक है। दूध में कौन सा डाइसेकेराइड उपस्थित होता है, क्या बोल रहा है, दूध में कौन सा डाइसेकेराइड उपस्थित, कौन सा डाइसेकेराइड होता है, लैक्टोज उपस्थित रहता है। ठीक है। गोबर गैस का उपयोग किस में नहीं होता, तो गोबर गैस का उपयोग किस में नहीं होता, तो घरों के प्रकाश में होता है, खाना पकाने वाली गैस में होता है, उपरोक्त दोनों ये तो होता है, यूरिया के निर्माण में नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, यूरिया के निर्माण में गोबर गैस का इस्तेमाल नहीं होता, तो क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है। चलिए, 1 बिलियन में 320 ग्राम, क्या पूछ रहा है, 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार से द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, बिलियन की सांद्रता क्या होती है, सबसे पहली बात तो आप जानिए, ये इसमें विलय कौन सा है, तो विलय कौन सा है, तो विलय हुआ 31 ग्राम, जो कि पिघल जाएगा, विलीन हो जाएगा। ठीक है, और 320 ग्राम क्या होगा, ये विलायक हो गया। तो अब इसको फार्मूला को, सांद्रता के, विलयन की सांद्रता का फार्मूला क्या होता है, विलय, हम लिख देते हैं, आपको बता देते हैं, विलय अपॉन क्या चीज, विलय प्लस विलायक, क्या होगा, विलयन का संपूर्ण विलय प्लस में विलायक। ठीक है।
इंटू क्या 100, इस पर लगा लीजिए कौन सा होगा फार्मूला, क्या होगा। अब देखिए इस पर बिल है कौन सी है 31 ग्राम है, प्लस बिल है 31 प्लस बिलाय कितना 320 ग्राम, ठीक है, इंटू 100। अब इसको निकालिएगा आप तो कितना आ जाएगा, इसको निकालने के बाद आपको 8.83% आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला बता दिए, आप इस पर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आवासीय क्षेत्रों के लिए क्या बोल रहा है, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना, तो कितना है 45 डेसिबल। आवासीय क्षेत्रों के लिए याद रखिएगा, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर कितना, तो 45 डेसिबल है, ठीक है। यदि औद्योगिक क्षेत्र रहेगा, बिजनेस वाला इलाका जब मशीन सब चलती है, तो औद्योगिक क्षेत्र में रात में रहेगा 70 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में 75 रहेगा क्या दिन में, औद्योगिक क्षेत्र में याद रखिएगा। वाणिज्यिक क्षेत्रों में जहाँ बिजनेस करता है लोग, नॉर्मल व्यापार सब शॉप सब रहती है, तो वहाँ पे वाणिज्यिक क्षेत्रों में दिन में 55, रात में 65 डेसिबल होनी चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे शांत क्षेत्र है, तो शांत क्षेत्र में 40 डेसिबल नाइट में, 50 डेसिबल दिन में, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल क्या हो जाएगा, मतलब 2/3 ऊंचाई तक टैंकर में जल भरा हुआ, एक समान गति से गाड़ी चल रही है, अचानक ब्रेक लग गया तो टैंक में भरा जल क्या हो जाएगा, आगे की ओर गति करेगा, क्या करेगा, आगे की ओर गति करेगा। क्या लिखा, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होगा। सबसे पहली बात तो आपको हम फार्मूला बता देते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, C/5 इजकल टू कौन सा, केल्विन से जुड़ा हुआ है ना, नहीं सेल्सियस से, तो C/5 इजकल टू केल्विन से जुड़ा हुआ है, तो K-273 ठीक है। इस फार्मूला पे लगा दीजिए, 5 गया काम से, और C का मान दे रखा, मतलब ये 273 -273.15 इजकल टू K-273। अब इसी को लगा लीजिए, पूरा का पूरा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो K का मान क्या आ जाएगा, लगभग किसके बराबर, 0 केल्विन के बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन हो गया कौन सा, ए। अब क्या लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्राइलोनाइट्रल क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एक्राइलोनाइट्रल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता कौन, आर्लॉन होता, और आर्लॉन होता, ठीक है, प्राप्त होता। आर्लॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम ऊन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृत्रिम ऊन। तो ये थे आपके टोटल 75 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 75 क्वेश्चन ये GK GS से जुड़ा हुआ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।